अगले 2 मिनट में हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अभी 2 मिनट बाकी है 11 बजने में। अगले 2 मिनट में हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तब तक हमारे और भी मेहमान जुड़ जाते हैं। डॉक्टर माहेश्वरी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है हमारी जयपुर की शख्सियत माहेश्वरी समाज जयपुर के लिए वो अनजान नहीं है। विट्ठल जी माहेश्वरी जिन्होंने पिछले 3 दिन में एक रिकॉर्ड बनाया है और एक अपनी सुंदर सी कविता 1 मिनट की कविता लिखी है, वो हम सुनेंगे आज उनसे। एक बार ये पर्दे लगा के लाइट जला के देखो ना, लोग उनको लाइक किया है। अच्छा इफेक्ट सा नहीं आ रहा है। आर के साहब आप साइलेंट म्यूट पे कर दो। आर के साहब को पर्दे लगा के लाइट जला अच्छा कर देना। चलो इशू जय श्री कृष्ण। पधारे हुए सभी महानुभाव का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को वंदन है और नमन है। राजेश कलानी फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से लगातार अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने में प्रयासरत है। प्रतिवर्ष मार्च माह में मेदांता हॉस्पिटल मेडिसिटी गुड़गांव के सहयोग से निःशुल्क जांच एवं चिकित्सा शिविर लगाते जाते रहे हैं। इन शिविरों से अब तक 25,000 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। कोरोना की वजह से इस बार ये कार्यक्रम संभव नहीं हो सका। 21 मार्च को ही मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत की प्रेरणा से मास्क और सैनिटाइजर का वितरण के साथ राजेश कलानी फाउंडेशन ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर पीपीई किट, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मास्क, सैनिटाइजर, जरूरतमंदों को भोजन, गायों को चारा यथासंभव कराने का प्रयास कर रही है। आज हमारे बीच में डॉक्टर सलील जी माहेश्वरी, जो कि पातंजलि हरिद्वार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, वो जुड़े हैं। और साथ में जब तक लोग हमारे और साथी जुड़ते हैं और मैं उनका परिचय दूं, उससे पहले मैं निमंत्रण देना चाहूँगा जयपुर माहेश्वरी समाज की शख्सियत और पिछले 2 दिनों से जिनकी नाम की गूंज है, विट्ठल माहेश्वरी साहब, जिन्होंने एक कविता लिखी सिर्फ 1 मिनट की और जिसको लाखों लोगों ने पसंद किया। बहुत लाखों लोग उन्हें लाइक कर चुके हैं ऑलरेडी फेसबुक पर। उनको मैं आग्रह करूंगा विट्ठल जी भाई साहब से कि वे पधारें और अपनी प्रस्तुति दें। सभी को नमस्कार। विशेषतः तो भागीरथ बनकर आए हुए कलानी जी, जिन्होंने ज्ञान गंगा के परचम फहराने की कसम खाई और हम सबको एकत्र किया, उनका मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ।
मेरी एक छोटी सी कविता मजाक में मैंने अपलोड की थी। मुझे मालूम नहीं था कि आप लोगों का इतना प्यार मिलेगा, और भरपूर प्यार मिला। अब तक 1.5 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं और करीबन 67,000 लोगों ने इसको आगे पास किया है। और टिकटॉक के अंदर तो आप देखेंगे बच्चों ने बिल्कुल किस ढंग से हाथों हाथ इसको प्यार से लिया है, आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो अब मैं विषय पर आता हूँ, और आपको क्योंकि बेसब्री से इंतजार है। कोई ऐसी बात नहीं अमूनन, क्योंकि लॉकडाउन में जिस ढंग की फीलिंग आती है उसको मैंने इसमें लिया था। और मैं आपको बताऊं, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन आएंगे, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन आएंगे। छुट्टियां तो होगी पर मना नहीं पाएंगे। आइसक्रीम का मौसम भी होगा पर खा नहीं पाएंगे। रास्ते खुले होंगे पर कहीं जा नहीं पाएंगे। कभी सोचा नहीं था ऐसे दिन आएंगे। जो दूर रह गए उन्हें बुला नहीं पाएंगे, और जो पास में है उनसे हाथ भी नहीं मिला पाएंगे। जो घर लौटने की राह देखते हैं वो घर में ही बंद हो जाएंगे, और जिनके साथ वक्त बिताने को तरसते थे उनसे मिलने को उठ जाएंगे। क्या तारीख है, कौन सा वार है, ये सब भूल जाएंगे। कैलेंडर बेमानी हो जाएंगे, बस यूं ही दिन रात बिताएंगे। साफ हो गई हवा, आप फोटो खींच के देखो बाहर, इतनी क्लियर फोटो आती है पूछो मत। साफ हो जाएगी हवा पर चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। नहीं दिखेगी मुस्कुराहट, हर चेहरे पर मास्क नजर आएंगे। जो खुद को समझते थे बादशाह, जो खुद को समझते थे बादशाह, वो मदद को हाथ फैलाएंगे। क्या कभी सोचा था ऐसे दिन भी आएंगे? ये मेरी कविता थी, और इसी संदर्भ में एक लाइन कालानी जी के लिए भी तैयार हो गई है। क्या सोचा था कभी ऐसे दिन आएंगे? आप जैसे महापुरुषों से हम बतियाएंगे, और ये भारतीय गंगा में, भागीरथी गंगा में हम अपने आप को डुबाएंगे। जय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और अब हम देखिए, ऑलरेडी हमारे पास करीब करीब 300 परिवार जुड़ चुके हैं। ये तो डिजिटल जुड़े हैं, और फेसबुक पे पता नहीं कितने लोग हैं। कहते हैं कि सेवा के 3 प्रकार होते हैं, तन से, मन से और धन से। आज वर्तमान परिस्थिति में तन से सेवा हम कर ही नहीं सकते, और करना भी नहीं चाहिए। और धन से हम सभी यथासंभव कर ही रहे हैं। मन से सेवा की इस कड़ी में ये हमारी लगातार जो सेमिनार चल रही है उनमें से एक है। कहते हैं कि सेवा एक लम्हा है जीने का, अपनी उम्मीदों को दामन में सजोने का। सेवा एक साज है गीत का, इंसान से इंसान की प्रीत का। सेवा एक राह है मंजिल की, सबकी आकांक्षाओं को स्वप्निल करने की। सेवा एक झोंका है पवन का, आत्मा से परमात्मा के मिलन का। सेवा एक बूंद है पानी की, भीड़ से कुछ अलग कर दिखाने की। और सेवा की आज एक ऐसी ही प्रतिमूर्ति डॉक्टर सलील माहेश्वरी जी हमारे बीच में है। बहुत लंबा अनुभव है आपके पास। 1985 में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद 1990 में आपने एमडी किया, और उसके बाद आप देखिए कि एलोपैथी से एकदम आयुर्वेद में चले गए।
1994 में आपने नेचुरोपैथी योगा का गोरखपुर आरोग्य मंदिर से डिग्री लेने के बाद लगातार इस क्षेत्र में सेवारत है। आपने 2005 में योग गुरु रामदेव जी के सानिध्य में चीफ मेडिकल इंचार्ज के रूप में उनकी संस्था को संभाल रहे हैं और आज योग के क्षेत्र में जो वास्तव में समय की आवश्यकता है, अपनी सेवाओं से लाखों लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। उनके लिए मैं 2 लाइनों में अपनी बात कह के उनको आमंत्रित करूंगा। हजारों शास्त्र पढ़ डाले यही एक नुस्खा सूझा है, करो दुख दूर दुखियों का यही ईश्वर की पूजा है। डॉक्टर सलील माहेश्वरी साहब। नमस्कार सभी, आभार विशेष रूप से सुरेश कालानी जी का और डॉक्टर आर.के. शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और से जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। कोरोना काल में साधना, आवाज साफ आ रही है? आ रही। कोरोना काल में स्वास्थ्य साधना, उसकी हम चर्चा विशेष रूप से प्राकृतिक विधि के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कैसे हम उसमें क्या कर सकते हैं, उस संबंध में आज चर्चा करेंगे। मैं शुरुआत करूंगा एक कहानी से। एक कस्बे के बाहर में एक संत तपस्या करते थे। उनको देवी देवता भी दर्शन देते रहते थे। तो एक बार उन्होंने देखा गांव की तरफ, कस्बे की तरफ एक आकृति बढ़ती हुई जा रही है। उन्होंने पूछा कि आप कौन है? तो महारी हूँ और परमात्मा ने मुझे दिया है यहाँ से 1000 जनों को ले जाने का, उनकी मुझे आदेश मिला है। 15-20 दिन के बाद जब वो वापस आ रही थी तो गांव में 15,000 लोग मर चुके थे। संत ने वापस जब जा रही थी उसको रोका कि तुम तो बड़ी झूठी हो, तुमने तो कहा था 1,000 लोगों को लेके जाऊंगी और 15,000 लोगों को लेके जा रही हो। तो उसने जवाब दिया कि महाराज मैंने तो सिर्फ 1,000 कहा था, बाकी जो मरे हैं वो अपने डर की वजह से मरे हैं, उन्हें मैंने नहीं मारा, इनको उनके डर ने मारा है। ओशो ने किसी ने पूछा था, किसी ने महामारी से कैसे बचे ये प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि प्रश्न ही गलत है। प्रश्न होना चाहिए कि महामारी के कारण मेरे मन में मरने का जो डर बैठ गया है उससे कैसे बचा जाए। वायरस से बचना तो आसान है, पर डर से बचना बहुत मुश्किल है। डर से ज्यादा खतरनाक कोई वायरस नहीं है। का वर्तमान माहौल एक ऐसा सामूहिक पागलपन है, ऐसा समय समय पर पहले भी प्रकट होता रहा है। जैसे स्वाइन फ्लू के समय 2009 में। डर में रस लेना बंद कीजिए। अगर डरने में मजा न होता तो हॉरर फिल्म्स न बनती, न उन्हें देखते। आपको पता भी नहीं चलेगा कि डॉक्टर साहब आपकी कब आप आवाज डरने और डराने के चक्कर में नियंत्रण खो बैठे हैं। डॉक्टर साहब आपकी आवाज, ऐसा कोई वीडियो या न्यूज न देखें जो डर पैदा करें। महामारी के बारे में बात करना बंद कर दें। एक ही विचार बार बार करने से शरीर में रासायनिक बदलाव होने लगता है जो कभी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी जान भी ले ले। सकारात्मकता पर ध्यान दें, उसे भीतर भरें, अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव ऑरा बना लें कि कोई नकारात्मक ऊर्जा भीतर प्रवेश न कर सके। धीरज रखिए, जल्दी ये सब कुछ बदल जाएगा। जब तक मौत आ ही न जाए तब तक उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अपरिहार्य है। जो अपरिहार्य है उससे डरने का कोई अर्थ नहीं है। जो अपने जीवन को प्रतिपल समग्रता से जीते हैं उनके लिए मौत कोई समस्या नहीं है। अगर किसी महामारी नहीं भी मरे तो भी एक न एक दिन और कोई भी दिन हो सकता है। पल को उत्साह के साथ, जीवन को पूरे उत्साह आनंद के साथ जिए। तो ओशो के इस संदेश के साथ हम चर्चा को आरंभ करेंगे कि स्वास्थ्य
यहाँ पर आज बात चल रही है स्वास्थ्य साधना की। हाँ, स्वास्थ्य क्या है जाने। हमें न सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा स्वास्थ्य है केवल बीमारी न होना स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य को संपूर्ण अर्थ में जाने। WHO ने परिभाषा दी है स्वास्थ्य की कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से हम अच्छी स्थिति में हो, यह हमारा स्वास्थ्य है। तो एक एक चीज को हम समझें, कब कहें कि शरीर से स्वस्थ है। केवल रोग न होना स्वास्थ्य नहीं है। शरीर से स्वस्थ कब है? जब शरीर में कोई रोग ना हो, कोई दर्द ना हो, नींद अच्छी तरह से आती हो, भूख अच्छी तरह से लगती हो, शौच समय पर सही मात्रा में आता हो और शरीर में इतना हल्कापन हो कि हमें शरीर का भान न हो। यह है शारीरिक स्वास्थ्य की निशानी। इसी तरह से मानसिक रूप से कब कहें स्वस्थ? मन का काम क्या है? 1 मिनट में हम 25 से 30 विचार करते हैं, ये नॉर्मल स्पीड है। जब नकारात्मक चिंतन चलता है ये स्पीड पहुंच जाती है 50 से 60 विचार प्रति मिनट। जब सकारात्मक चिंतन में होते हैं तो स्पीड रह जाती है 6 से 10 विचार प्रति मिनट। आइडियल स्टेट है नो थॉट्स, जीरो थॉट्स, थॉटलेसनेस, लेकिन वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। समुद्र में लहरें उठे नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन जब हल्की हल्की लहरें होती हैं तो उसे शांत समुद्र कहा जाता है। जब तूफानी लहरें उठ रहे हैं तो वो अशांत है। ऐसे ही मन जब हमारा सकारात्मक चिंतन में 6 से 10 विचार प्रति मिनट वाली स्थिति में है तो वो हमारा अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है। तो उस मानसिक स्वास्थ्य को हम प्राप्त करें। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति हमारा सकारात्मक रवैया, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। किसी का मैसेज आ रहा है, वॉइस क्लियर नहीं है, अगर दिक्कत आ रही है तो आप बताएं, और हो सकता है उनकी खुद की प्रॉब्लम हो। शर्मा जी, वॉइस ठीक आ रही है? थोड़ा डॉक्टर साहब तेज बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज। ठीक है, इसको थोड़ा पास कर लेता हूं। तो बात चल रही थी सामाजिक स्वास्थ्य के। अब क्लियर है? ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि हम आज सबसे बड़ी गड़बड़ जो हो रही है वो सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ने से ही हो रही है। ये सोशल मीडिया का इतना प्रभाव, महामारियां पहले भी आई हैं और पहले भी इनके वजह से काफी लोग काल के गाल में भी समाये हैं, लेकिन कभी भी इतना हवा नहीं बना जितना आज बन रहा है। और इसका बहुत बड़ा कारण है ये सोशल मीडिया। यह हवा बना दिया है हमने, और इस हवे के कारण ही आज वास्तव में देखा जाए, मैं एक आपको फोटो शेयर कर रहा हूं, उसमें देखेंगे कि ये देखिए, पिछले 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक जो डेथ्स हुई हैं उनमें कोरोना वायरस से कितनी हुई है और उससे कितने ज्यादा लोगों की डेथ, अबॉर्शन, स्टारवेशन, कैंसर, स्मोकिंग, HIV, ट्रैफिक एक्सीडेंट, सुसाइड, इन सब चीजों से हुई है। लेकिन आज हल्ला सिर्फ और सिर्फ किसका है? कोरोना, कोरोना, कोरोना। तो इससे हम बचें, इससे बाहर आए, और उसके लिए जरूरी है कि हम इस सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचने का प्रयास करें, अपने सोशल हेल्थ को सुधारें। वैसे भी देखा जाए इसकी मॉर्टेलिटी कितनी है, आज जो हवा बन रहा है उसके संबंध में सोचें तो आज की तारीख में, आज की जो डेटा है उसके हिसाब से लगभग 56,000, भारत की बात करें तो 56,000 अभी तक कोरोना पॉजिटिव केसेज आए हैं। उनमें से करीब 1900 की मान लें डेथ हुई है अब तक। उनमें से अब आप ये करीब 3.45% है, लेकिन आप मान के चलिए कि कम से कम इससे 10 से 100 गुना ज्यादा केसेस यहाँ पर हो चुके हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई है। सिर्फ जिनकी टेस्टिंग वो है, ये तो जिनकी टेस्टिंग नहीं है वो कितने लोग हैं? तो 10 गुना भी अगर हम माने तो मॉर्टेलिटी रेट कितनी है? 0.3%। जबकि इससे पहले कई महामारियों की मॉर्टेलिटी थी, जो मृत्यु दर थी वो 3 से 4% तक भी थी, 5% तक भी थी।
तो उस समय इतना हवा नहीं हुआ, आज इसका हवा क्यों हो रहा है? इसमें बहुत बड़ा कारण है ये सोशल मीडिया। तो इसलिए थोड़ा सा हम अपने सामाजिक स्वास्थ्य को ठीक रखें, व्यर्थ का न पढ़ें, न सुने, न देखें और न उसको फॉरवर्ड करें। इस ये भी एक बहुत बड़ा पाप कर्म हो रहा है। जब हम किसी के अंदर निगेटिविटी भर रहे हैं तो वो एक पाप कर्म हो रहा है, तो उससे बचें। इसी तरह से चौथी और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वास्थ्य के बारे में, वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। मूल में भूल यहीं से हुई है। अब हम अपने स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्थ, अपने ओरिजिनल सेल्फ में आना। अभी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं। शिफ्टिंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस, जो हमारा मूल स्वरूप है उसमें स्थित होना, यह हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। बच्चा जब पैदा होता है तो जनरल स्वस्थ पैदा होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं होता है। उसे सिखाते हैं कि तू लड़का है, तू लड़की है, तेरा ये नाम है, और उस जन्म के छठे दिन दिए हुए काल्पनिक नाम को हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। आज आपसे कोई आपका परिचय पूछे, आप कौन है, क्या जवाब आता है? आई एम मिस्टर सो एंड सो, आई एम मिसेस सो एंड सो। मतलब उस नाम को हमने अपनी आइडेंटिटी बना लिया है, जबकि वो नाम तो व्यवहार के लिए दिया हुआ एक काल्पनिक चीज है। मैं वो नाम नहीं हूँ, न मैं वो शरीर हूँ, मैं उस शरीर को, शरीर रूपी यंत्र को काम में लेने वाला आत्मा हूँ। इस भाव में आना, ये हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। और ये बिगड़ गया, इसलिए मृत्यु का भय सता रहा है। आत्मा तो अजर हमारा अविनाशी है। जैसे कपड़े को, इस मैंने आसमानी कलर का शर्ट पहन रखा है, अगर मैं इसको अपनी आइडेंटिटी बना लूं तो इस पर जरा सा दाग पड़ेगा, ये फट जाएगा, तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जब मुझे मालूम है क्या शर्ट है, बदल लेंगे। ऐसे ये शरीर रूपी यंत्र है, काम लेने के लिए मिला है, अगर ज्यादा खराब हो जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा। तो इस भाव में रहेंगे तो इस डर से हम बाहर आ जाएंगे और हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक होगा। तो इन चारों स्तरों पर इस हमें स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। न सिर्फ हमें कोरोना से पार पाना है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से हम बात करें रोगों की, तो रोगों का मूल कारण क्या है? रोगों का मूल कारण, सारे रोगों का मूल कारण एक ही है, शरीर में गंदगी का जमाव, मन में विकारों का जमाव। ये प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। और इस गंदगी को निकाल बाहर करना इसकी चिकित्सा है। उसमें कुछ सहयोगी कारण जो बनते हैं, नस नाड़ियों के प्रवाह में बाधा और एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, जिसको कहते हैं पोषक तत्वों की कमी अधिकता की वजह से हमारे लिम्फ और ब्लड का कंपोजिशन गड़बड़ हो जाता है। तो वो उसमें सहयोगी कारण है, पर मूल कारण एक ही है, गंदगी का जमाव। जिस अंग में जमा होता है उसके हिसाब से नामकरण हो जाता है। तो ये जो कीटाणुओं को, विषाणुओं को हम बीमारी का कारण मानते हैं, वास्तव में ये कीटाणु विषाणु क्या है? ये सफाई कर्मचारी हैं। जहां कहीं गंदगी आ जाती है उसको साफ करने के लिए आते हैं, और उस गंदगी को साफ करने के बाद ये स्वयं भी चले जाते हैं। जैसे स्कैवेंजर्स बोलते हैं इनको, गिद्ध हुआ करते थे, आजकल तो दिखते नहीं है। पहले गिद्ध होता था, जहां कहीं कोई मृत शरीर पड़ा होता था उसमें सारा उसको साफ कर जाते थे, केवल हड्डियां छोड़ देते, बाकी सारी गंदगी को साफ कर जाते थे वो। उसी तरह से ये कीटाणु विषाणु, ये हमारे शरीर में जो गंदगी आ जाती है उसको साफ करने का काम करते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। तो जहां गंदगी होगी वहीं पर ये पैदा होंगे, वहीं पर ये बढ़ेंगे। अगर शरीर हमारा स्वस्थ साफ है, बिल्कुल गंदगी रहित है, तो ये चाहे कितने भी कीटाणु विषाणु आ जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसको अगर हम बीमारी का कारण भी माने इनको, तो इस तरह से सोचें कि ये वो पत्थर हैं, तीर हैं, भाले हैं जो हम पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। इस कोरोना तक एक ऐसे लाखों विषाणु कीटाणु हर समय हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास मजबूत ढाल है तो यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है उनके पास वो ढाल है। तो ये हमारी इम्यूनिटी पावर जो है, यही हमारी ढाल है जो इन सारे कीटाणु विषाणुओं से हमारी रक्षा करता है। तो हमें करना क्या है? अपने इस प्रतिरक्षा प्रणाली को, इस इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है हमें, ये जो डर के माहौल से बाहर आना है, क्योंकि अगर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी ये बीमारी। अभी वैसे भी देखा जाए तो अगर 100 कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं तो 80 में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, 80 एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, 20% में सिम्टम्स होते हैं। उनमें से भी 5% को
आईसीयू केयर की जरूरत होती है, 1% को उनमें से वेंटिलेटर केयर की जरूरत होती है। तो हम अपने आप को उन 80% में लाने का प्रयास करें ना, बजाय उन 1% के बारे में सोचकर डरकर अपने उन विचारों के द्वारा, नकारात्मक विचारों के द्वारा उन 1% की गिनती में आने का जो हम लगातार अभी प्रयास कर रहे हैं, व्यर्थ की इंफॉर्मेशन भर के उससे बाहर आए और इस सकारात्मकता के साथ कि हमें हर हालत में अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। तो कोरोना क्या, कोई भी इस तरह की आते रहते हैं, तो पहले भी आई हैं और आती रहेंगी, ऐसी सभी बीमारियों से हम आराम से पार पा सकेंगे। तो हमारे विचारों को ठीक करेंगे और इस दृढ़ विश्वास के साथ हम काम करेंगे तो इसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 3 स्तर पर हमें काम करना है: बैलेंस थॉट्स, बैलेंस डाइट एंड बैलेंस एक्सरसाइज। सम्यक विचार, सम्यक आहार और सम्यक श्रम, इन तीनों स्तर पर हमें काम करना है। तो इन तीनों की हम थोड़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हमारे विचार। हर विचार एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा शरीर की एक एक कोशिका, पूरे ब्रह्मांड पर असर डाल रहा है, शरीर की एक एक कोशिका पर असर डाल रहा है। ये शरीर 50 से 120 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। प्रति मिनट 25 से 30 करोड़ हमारी पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो रही है, नई पैदा हो रही है। और जैसी कोशिकाएं पैदा हो रही हैं, कैसी होंगी वो, ये किस पर निर्भर करता है, स्वस्थ पैदा होंगी या बीमार पैदा होंगी। हम अक्सर जीन्स को इसके लिए दोषी मानते हैं, पर जीन्स तो ब्लूप्रिंट है और ऐसे अरबों ब्लूप्रिंट्स हमारे पास हैं। उनमें से पूरे जीवन में मात्र 4% जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, प्रकट होते हैं। बाकी 96% डोरमेंट पड़े रहते हैं, पूरे जीवन में वो प्रकट नहीं होते हैं। तो कौन से 4% जीन्स एक्टिवेट होंगे, ये सिग्नल कहां से आता है? ये आता है यहाँ से, अपने विचारों के द्वारा। जिस समय हम सकारात्मक विचार कर रहे हैं, हेल्दी जीन्स एक्टिवेट कर रहे हैं, जिस समय हम नकारात्मक विचार कर रहे हैं, बीमारी पैदा करने वाले जीन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अपने विचारों को हम पॉजिटिव बनाएं, हर विचार के प्रति सावधान हो कि कोई भी नकारात्मक विचार किसी के लिए भी कर रहे हैं, उस पर तो उसका असर होगा नहीं होगा, हमारे शरीर की एक एक कोशिका पर हो रहा है। हर विचार एक कंपन है, एनर्जी है, और वो शरीर की कोशिकाओं को वाइब्रेट करता है उसी हिसाब से। तो जो बीमार कोशिकाएं पैदा होने का काम भी करेंगे अगर नकारात्मक चिंतन करेंगे, और जो ऑलरेडी कोशिकाएं हैं उसको भी हम, उन कोशिकाओं को भी हम बीमार करने का काम करेंगे जब नकारात्मक चिंतन कर रहे हैं। और वही अगर सकारात्मक चिंतन करेंगे तो हम सकारात्मक कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, और जो शरीर में ऑलरेडी बीमार कोशिका उनको भी वापस स्वस्थ बनाने की दिशा में कार्यरत हो पाएंगे। तो इसलिए अपने विचारों के प्रति सावधान हो, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक पढ़ें, कोई भी नकारात्मक विचार बात न पढ़ें न सोचें। बहुत ज्यादा अभी टीवी पर न्यूज देखना, ये बिल्कुल ना करें। एक बार आपने, अगर जरूरी है, वैसे तो कोई जरूरी नहीं है कि देखा जाए टीवी, तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन भरनी ही नहीं है, क्योंकि वो फिर वापस जो हम विचारों का सोर्स क्या है, 2 मुख्य सोर्स है हमारे विचारों के। पहला तो हमारा बिलीफ सिस्टम, जैसे अभी ये बिलीफ सिस्टम बैठ गया है कि तो बीमारी बहुत खतरनाक है और हमको मार देगी, जबकि बिलीफ सिस्टम में होना चाहिए कुछ नहीं बिगाड़ने वाली, हल्की फुल्की बीमारी है, आराम से ठीक हो जाएगी। अगर हो भी गई तो मेरा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बिलीफ सिस्टम में ये बात जिस दिन बैठ गई तो कोई भी रोग असाध्य नहीं है। और दूसरा जो विचारों का सोर्स है, हमने सबकॉन्शियस लेवल पे जो विचार चलते हैं वो बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, तो अपने अधिकांश विचार उसी हिसाब से चलते हैं। तो जिस दिन हमने बिलीफ सिस्टम में ये बैठा लिया कि ये बीमारी कतई खतरनाक नहीं है और इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो हमें परेशान नहीं करेगी। जितना हम उसको भारी बनाएंगे अपने विचारों से कि ये तो बहुत खतरनाक है, उतना ही वो और भारी होगी। और जितना बिलीफ सिस्टम है, और कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम का ये बहुत बड़ा असर होता है, इसलिए हम इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इस चीज को पहुंचाएं कि ये बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली है, ये बिल्कुल। और उसके बारे में कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आगे विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लें कि अपने विचारों को हर समय पॉजिटिव बनाने का हम प्रयास करें, नकारात्मक न पढ़ें। जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो हमारे विचारों का जनक है। तो जो भी आप टीवी पर देख रहे हैं, किसी दूसरे व्हाट्सएप पर पढ़ रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, उन सब से हम थोड़ा बाहर आने की कोशिश करें, केवल सकारात्मक पढ़ें।
सकारात्मक को ही फॉरवर्ड करें, कोई भी नकारात्मक न्यूज है उसको फॉरवर्ड न करें, ये भी एक समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी, इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। बिलीफ सिस्टम में ये बैठा दें कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कुछ सकारात्मकता देखने का प्रयास करें। आज इस कोरोना काल में भी सकारात्मक पहलुओं को अगर हम देखना चाहेंगे तो देखिए आज वातावरण की स्थिति क्या है, वातावरण कितना साफ हो गया है, वायु प्रदूषण कम हो गया है। आज जालंधर से आपको चौखंबा की पहाड़ियां, बर्फीली पहाड़ियां दिख रही हैं, नदियों का जल पवित्र हो गया है, जो अरबों रुपए खर्च करके जो नदियां साफ नहीं हो सकती थी आज वो नदियां साफ हो रही हैं। तो ये सब जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, आज हम अपने परिवारों से जुड़ पा रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम घर में रहते हुए भी नहीं जुड़ते थे, आज उनके साथ हम बैठे हुए, अपने परिवार के साथ हमारा संबंध और प्रगाढ़ हो रहा है, अपने साथ जुड़ने का बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, सत्संग से पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेकर अपने साथ हमें जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिला। इन सारी सकारात्मक बातों को अगर देखने का हम प्रयास करेंगे तो व्यर्थ की नकारात्मक बातों से भी बचेंगे, अपने शरीर को भी वो नेगेटिव वाइब्रेशन देने से बचेंगे। तो इस सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या करें? सबसे पहला काम करना है अपने स्वयं अस्तित्व, ओरिजिनल सेल्फ में आए, आत्मस्थिति में आए कि मैं कौन हूँ, सोल, और सोल का वो अजर अमर अविनाशी है, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तो इसलिए डरने का कोई कारण ही नहीं है। अपने को मन में बार बार ये विचार दें कि मैं पवित्र, स्वस्थ, शांत, शक्तिशाली आत्मा हूं और परमात्मा की शक्ति से परिपूर्ण हूं, यह शरीर भी इस शक्ति से परिपूर्ण है। फिर कुछ भी आप भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जब भी कुछ ले रहे हैं, उसमें सकारात्मक अपने भावों को डालकर, जैसे पानी भी पी रहे हैं, हाथ में लीजिए, 5-10 सेकंड उसको आप अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए कि परमात्मा की शक्ति से परिपूर्ण ये जल तन मन को शांति, शीतलता और स्वास्थ्य प्रदान करे, और अब आप इसको ग्रहण कीजिए। आपने उसमें वो पॉजिटिविटी भर दी, जो भी आप अंदर डाल रहे हैं, कुछ भी अंदर डाल रहे हैं, अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल कर लें। ऐसे ही घर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश को महसूस करें परमात्मा के, कि जिससे ये पूरा घर हमारा सुरक्षित है। पूरे समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए शांति, धैर्य और शक्ति के वाइब्रेशंस दें। पूरा विश्व जल्दी से इस संकट से पार हो लेगा। सबके साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करें और उनके सहयोग के भावों को बढ़ाने का काम करें। इस विश्वास के साथ हम कभी कहीं सेवा के कार्य में भी जा रहे हैं, अंदर अगर डर है कि पता नहीं मैं जा रहा हूं किसी के कांटेक्ट में आके मुझे कोरोना ना हो जाए, तो अंदर ये दृढ़ विश्वास के साथ कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी ये बीमारी, इस भाव के साथ सबके साथ सहयोग का भाव रखें, उनके अंदर भी वो सहयोग की भावना भरें। और रात्रि को सोते समय, सुबह उठते समय, 2 समय विशेष रूप से सकारात्मक चिंतन करते हुए इन सारे भावों को पुनः अपने अंदर दोहराते हुए उस भाव के साथ सोएं। सुबह उठते ये भाव करें, सबके प्रति सद्भावना करें, तो ये अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का और इस सकारात्मकता के द्वारा अपने आप को और अपने आसपास वालों को, सबको, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का बहुत बड़ा हम काम कर सकेंगे। बैलेंस थॉट्स। दूसरी चीज है बैलेंस्ड आहार या सम्यक आहार, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के संबंध में थोड़ा सा हम जाने। आहार केवल हम मुंह से नहीं ले रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ग्रहण कर रहे हैं वो आहार है। आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, तो ये ध्यान रखें, इसके प्रति भी सावधान रहें। नकारात्मक न पढ़े न सुने। नासिका के माध्यम से अगर दूषित वातावरण में सांस ले रहे हैं तो वो हम नकारात्मक चीज ले रहे हैं, आहार। इसी तरह अगर शुद्ध वायु में सांस ले रहे हैं, अभी वातावरण काफी शुद्ध हो गया है, तो उसमें अपने अधिक से अधिक ऑक्सीजन भरने का प्रयास करेंगे, तो वो हम नाक से अच्छा आहार ग्रहण कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम त्वचा से भी मालिश करते हैं, ले रहे हैं, जब इनका पाउडर का, लिपस्टिक का, नेल पॉलिश का प्रयोग करें तो वो हानिकारक आहार ले रहे हैं। हेयर डाइट लगा रहे हैं तो हानिकारक आहार ले रहे हैं। तेल से मालिश कर रहे हैं, पॉजिटिव आहार ले रहे हैं। तो ये अपने आहार के प्रति हम सावधान हो। नाक से जो आहार ले रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा जो सकारात्मक आहार लेने का तरीका है वो है हवन। हवन को जीवन के साथ जोड़ें। हवन चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा है।
अभी विस्तार से उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो भी एक अपने आप इस काल में भी हवन चिकित्सा बहुत अच्छी है, तो हवन भी अपने जीवन के साथ जोड़ें, तो नाक से वो हम पॉजिटिव आहार ले पाएंगे, उनको शुद्ध कर पाएंगे। तो मुख्य रूप से बात करते हैं मुंह से लेने वाले आहार के बारे में। जो मुंह से ले रहे हैं वो उसके प्रति हम बहुत सावधान हो, क्या लेना है। वैसे विस्तार में इसका भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अभी उस विस्तार में जाएंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से कोरोना से संबंधित बात हमें अभी ध्यान रखनी कि आहार में हमें क्या विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये ध्यान रखें कि आहार हमारा जीवंत हो, लाइवली फूड खाएं, बासी आहार मृत आहार न खाएं। तो ज्यादा से ज्यादा अंकुरित अन्न, फल, इनका प्रयोग करें। हरी सब्जियों को, कच्चा सलाद, बस सावधानी रखें, अच्छी तरह से उनको धोकर साफ करके उसमें जब भी आप बाहर से लेके आते हैं अभी उसको मीठे सोडियम के पानी में 10-15 मिनट डालकर रखें। उसके बाद उन सब्जियों को बाहर निकाल के खुला रख के सूखने के बाद काम में लें। आप नमक के पानी में भी डाल के ले सकते हैं उसको। तो जिस सफाई करने के, प्रॉपर सफाई के बाद उनको आप काम में लें। विटामिन और मिनरल से भरपूर हमारा आहार होना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से अभी जो जरूरी है विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, जिंक और कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इनके बारे में हम थोड़ा सा, इनके जो ये आहार हैं, जैसे विटामिन सी है तो नींबू प्रजाति के, संतरा, मौसमी आदि है, आंवला है, अमरूद है, ब्रोकली, इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। आयरन के लिए हरी सब्जियों का प्रयोग करें, काले द्राक्ष है, सेब है, आपका बीट है, चुकंदर है, इनका प्रयोग करें। जिंक के लिए हम तरबूज और कद्दू के बीज, पपीते के बीज, इनको भी, जैसे तरबूज खाते हैं हम, तरबूज खूब आ रहा है तो बीज समेत खाएं हम उसको, तो वो अच्छा रहेगा। इसी तरह से विटामिन डी के लिए धूप स्नान पर्याप्त मात्रा में लें ताकि विटामिन डी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल सके। एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए स्प्राउट्स की पर्याप्त मात्रा नियमित रूप से लें। इसके अलावा जो बहुत उपयोगी चीजें हैं, जैसे लहसुन है, लहसुन में आपका जिंक भी होता है, सल्फर, सेलेनियम, एलिसिन, ये सारी उपयोगी तत्व है, तो लहसुन का हम प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग नहीं लेते हैं लहसुन, उनके लिए और ऑप्शंस हैं, हल्दी है, दालचीनी, तुलसी, लौंग, अदरक, आंवला, इनका प्रयोग हम पर्याप्त मात्रा में करें। गिलोय का प्रयोग करें नियमित रूप से। क्या नहीं खाना इसका भी ध्यान रखें, नॉनवेज ना खाएं, ठंडी बासी चीजें, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव डली हुई डिब्बा बंद पैकेज फूड न खाएं। पानी भी ठंडा न पिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा गर्म करके पिए, बॉडी टेम्परेचर का पिए। पेस्टिसाइड डले हुए आहारों से बचें, जहां तक हो सके ऑर्गेनिक फूड खाएं। इन सब चीजों का हम ध्यान रखें। आयुष मंत्रालय की एक गाइडलाइन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो उसको भी हम देखें कि आयुष मंत्रालय ने हमें ये जो गाइडलाइंस दी हैं शेयर, और ये दिख रही है कोविड-19 क्राइसिस गाइडलाइंस। सुरेश जी दिख रही है, ये क्लियर है? स्क्रीन पे दिख रही है? नहीं दिख रही डॉक्टर साहब, नहीं दिख रही है। अच्छा, एक मिनट में शेयर कर लेता हूँ। हाँ, अब दिख रही है? अब दिख रही है? हाँ डॉक्टर साहब, आ गई। आयुष मंत्रालय की जो रिकमेंडेशंस है कि आहार में हम क्या ध्यान रखें, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए क्या करें, ये सभी के पास होगा। एक संक्षेप में इसका हम देख लें कि गर्म पानी पिए, नियमित रूप से योग करें, स्पाइसेस, हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, इनका प्रयोग करें। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए अपने च्यवनप्राश का प्रयोग करें, हर्बल टी लें, हल्दी डाला दूध लें, नाक में घी या सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल डालें अपने, और ऑयल पुलिंग, मुंह में तेल लेकर 10 मिनट तक उसका कुल्ला करें। जैसे 10 ml आपने प्योर नारियल का, सरसों का या तिल्ली का तेल ले लिया, घानी वाला तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, 10 मिनट उसको मुंह के अंदर घुमाएं और फिर थूक दें। ये दिन में 1 से 2 बार हम कर सकते हैं। ये हमारे मुंह को, उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और हैवी मेटल पॉइजनिंग को भी दूर करने में मदद करता है। एनारोबिक इन्फेक्शंस को जो आरसीटी करवाने के बाद होते रहते हैं, उनसे भी बचने में मदद करता है ऑयल पुलिंग। और भाप लें,
ये स्टीम इनहेलेशन, नमक के पानी के गरारे करें, ये सारी चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए। तो इनका हम प्रयोग करें। स्टॉप शेयर, ठीक है। तो इस आयुर्वेदिक औषधियां भी कुछ जो बिल्कुल निरापद है, काष्ठ औषधियां, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय है, मुलेठी है, अश्वगंधा, शिलाजीत, पीपली, इनका प्रयोग भी इस समय बहुत लाभकारी होगा, तो इनका हम प्रयोग करें। आहार के संबंध में इतना ही। तीसरी चीज जो है वो है सम्यक्षम, बैलेंस्ड एक्सरसाइज। बैलेंस्ड एक्सरसाइज में सबसे बढ़िया है हमारे लिए योगाभ्यास। ऑयल पुलिंग के लिए भी बताया ना, नारियल का, तिल का या सरसों के तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, खाने वाला तेल, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बैलेंस एक्सरसाइज में सबसे उपयोगी, अभी आप वैसे भी बाहर जा नहीं सकते हैं, तो जिम के लिए या दौड़ लगाने के लिए या वॉक करने के लिए बाहर ज्यादा जाने का अभी सबको मना किया हुआ है। तो घर में रहकर बिना किसी बाहरी साधनों के हम आराम से अपने घर में 3x6 की जगह चाहिए और ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, जो हर एक के घर में मिल सकती है। तो उस जगह का हम एक दरी या चादर बिछा के आराम से अपना योगाभ्यास रोज नियमित रूप से कर सकते हैं। तो योग को जीवन के साथ जोड़ें। आसन और प्राणायाम, इनको विशेष रूप से नियमित कम से कम 1 घंटा, ऑप्टिमम है 1.5 घंटा। ये ध्यान रखिए, अभी समय सबके पास है, समय की कमी किसी के पास नहीं है, और फिर भी अगर कमी भी है तो ये ध्यान रख लें 24 घंटे रोज सबको मिलते हैं। और शरीर को स्वस्थ रखना ये इन्वेस्टमेंट है। बाकी के हमारे अगर 1.5 घंटा आप दे रहे हैं तो ये बाकी के 22.5 घंटों को सकारात्मक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो ये जरूरी है। जैसे आप भोजन करते हो, अगर भोजन नहीं करोगे कितने दिन चलेगा काम, ऐसे ही स्वस्थता के लिए नियमित योगाभ्यास भी जरूरी है। ये ध्यान रख लें जब आप आसन प्राणायाम कर रहे हैं, उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। उसके लिए अगर आप चाहें तो सुबह योग क्लास नियमित रूप से चल रही है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी स्वामी जी का, रामदेव जी के रोज टीवी के अलग अलग चैनलों पर आ रहे हैं योग के अभ्यास के साथ, उनकी स्वास्थ्य संबंधी बातें वो आप सुन सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि केवल ये न सोचें कि हमने 10 मिनट कर लिया हो गया काम। कम से कम 1 घंटा, ऑप्टिमम है 1.5 घंटा। और जिनको विशेष समस्याएं हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और कई सारी समस्याएं, उनके लिए और ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। अभी समय सबके पास है तो इसको अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करें। कम से कम 1 घंटा अवश्य दें योगाभ्यास के लिए। जब योग करते हैं तो इस समय पहली चीज ध्यान रखें कि कोई भी एक्शन जो हो रहा है हमारा यंत्रवत ना हो। अगर मैकेनिकल हो रहा है तो फिर वो योग नहीं है, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है। योग का अर्थ है मन को जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है? अल्टीमेट लक्ष्य है योग का मन का योग आत्म स्वरूप के साथ। लेकिन अभी आत्मा अदृष्ट है, तो जो दृष्ट है शरीर, उसके साथ जोड़ें। जो कार्य कर रहे हैं पूरे ध्यान के साथ करें तो वो योग होगा। तो आसन प्राणायाम जब कर रहे हैं तो पूरे होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक करें, यंत्रवत मैकेनिकल ना हो। जैसे कपालभाति कर रहे हैं कि मोबाइल हाथ में चैट करे जा रहे हैं, पेट को हिलाए जा रहे हैं, तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होना है। तो ये ध्यान रखें, मैकेनिकल नहीं हो, हर क्रिया होश पूर्वक हो। प्राणायाम पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। फेफड़ों को मजबूत करना है हमें, उसके लिए प्राणायाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस समय जो सबसे ज्यादा असर हो रहा है, जिसकी वजह से हम ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारे मन में जो डर बैठा हुआ है कि फेफड़ों में असर हो जाएगा और वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो अगर फेफड़े हमारे मजबूत रहेंगे प्राणायाम के द्वारा, तो कोरोना का इन्फेक्शन भी हो जाएगा तो हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। उसके लिए जरूरी है भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली, शीतकारी और उज्जयी प्राणायाम। इनका हम गले के, नाक के लिए भी अच्छा रहेगा, यहाँ पर जो जमा हो जाता है उसको भी ठीक करने के लिए अच्छा रहेगा, और फेफड़ों को मजबूत करने का काम करेगा। तो इनका प्रयोग ज्यादा ज्यादा करें। सांस भीतर रोकर भीतर रोकने का जितना हम प्रयास कर सकते हैं, ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी, वो आपकी लंग्स को पावर को इम्प्रूव करेगा। तो ये प्रयोग जरूर करें हम। तो अच्छे से इसका हम योग का अच्छी तरह से अभ्यास नियमित रूप से करें। इसके अलावा घर के जो श्रम साध्य कार्य हैं वो भी बैलेंस्ड एक्सरसाइज के अंतर्गत। पहले तो बहुत सारे ऐसे काम होते थे, जैसे
जानवरों की संभाल, गायें होती थी तो गाय धोना, गायों के साथ संभाल करना, दही बिलोना, घर का झाड़ू पोछा, ये सारे काम, श्रमसाध्य काम, बहुत चक्की चलाना, तो इनमें से जो काम अभी हम कर सकते हैं वो श्रमसाध्य कार्य, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सम्यक श्रम के साथ सम्यक विश्राम भी बहुत जरूरी है। आज कई लोगों की जो आदत पड़ गई, नींद लेते ही नहीं है, गलत समय पर सोते हैं, तो समय पर सोने का और समय पर उठने का भी हम ध्यान रखें। हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए ध्यान रखें क्वालिटी स्लीप के लिए हम कैसे सोएं, सोते समय, क्योंकि अगर नींद अच्छी नहीं आएगी तो दिन भर भी आपका अच्छा नहीं गुजरेगा। और ये ध्यान रख लें कि अच्छी नींद के लिए जरूरी है थोड़ा जल्दी सोना। हमारी क्वांटिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वालिटी ऑफ स्लीप। जो दो तरह की नींद होती है, स्वप्न वाली और सुषुप्ति वाली, उनको विज्ञान की भाषा में कहें तो REM स्लीप और NREM स्लीप। तो NREM स्लीप जो सुषुप्ति वाली अवस्था है, वो जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारी कम समय में नींद पूरी हो पाएगी, और उसके लिए थोड़ा जल्दी सोना जरूरी है। सुबह रात को जल्दी सोएं तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे। 10 बजे सो जाएं बहुत अच्छा है, अधिकतम 11 बजे तक सो जाएं, तो हमारे लिवर को भी अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। हर क्रिया के लिए शरीर में अलग अलग टाइम होता है, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक उस हिसाब से काम करती है। अभी उसके विस्तार में हम नहीं जा सकते, लेकिन ये ध्यान रखें जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, नींद अच्छी तरह से आए, उसके लिए पूरी तरह से निश्चिंत होकर परमात्मा की गोद में सो रहे हैं। आज ये आखिरी दिन है इस धरती ग्रह पर, इस भाव के साथ पूरी तरह सारे गिले शिकवे छोड़कर, पूरे कोई भी बोझ लिए बिना, जब आज जाना ही है तो फिर क्या बोझ लेकर जाएंगे, सारे गिले शिकवे, सारे बोझ छोड़कर बिल्कुल हल्के होकर, हल्के वस्त्र पहनकर परमात्मा की गोद में सो रहे हैं। इस दृष्टि, इस भाव से सोएं, शरीर को ढीला छोड़ दें शवासन की स्थिति में, और मन को सकारात्मक चिंतन में, चाहे सांसों पर लगा लें, चाहे सांसों के साथ मुस्कुराने और शुक्राने में लगा लें। जब अंदर जा रही सांस मुस्कुराते हुए परमात्मा का शुक्राना की अगली सांस आ रही, इस भाव के साथ लगा लें तो बहुत बढ़िया नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। सुबह अपने आप जल्दी नींद खुल जाएगी और उस समय का हम सदुपयोग करें सकारात्मक कार्यों के लिए। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखें, नींद का भी, विश्राम का भी हम पर्याप्त रूप से लें, और अधिक भी। आज कई लोगों की आदत बहुत ज्यादा सो रहे हैं, 10 घर में बैठे हैं, 10 12 14 घंटे सो रहे, तो वो सम्यक नहीं है, बैलेंस नहीं है। हमारी 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। अगर हम बच्चे हैं, छोटे हैं, तो 8 घंटे की नींद ले लें, ज्यादा से ज्यादा, बहुत छोटे बच्चे 9 से 10 घंटे, इससे ज्यादा सोना तो अति हो जाएगी। तो अति सर्वत्र वर्ज्य, इसलिए ध्यान रखें सम्यक हो विश्राम भी हमारा। फिर कुछ टिप्स, अगर किसी वजह से हम कुछ बीमार भी पड़ गए तो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम बिना औषधियों के दुष्प्रभावों से परेशान हुए बिना हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि दवाइयां लेना छोटी मोटी चीजें हैं, जहां जीवन रक्षा के लिए जरूरी है वहां दवाओं का भी हम प्रयोग करें, उनसे कोई हमें बैर नहीं है। लेकिन ये ध्यान रख लें, दवाई मतलब दवाई, वो दबा रही है, तो उसलिए बहुत ज्यादा उनका प्रयोग, फिर उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा दवाओं के प्रयोग से बचने के लिए हम नेचुरल वेज को अपनाएं। और अभी इसका कोरोना की दृष्टि से देखें, आज की तारीख में कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये इस चीज से क्योरेबल है। कोई दवाई अभी इसके लिए शॉर्ट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो अपनी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के साथ प्राकृतिक चिकित्सा विधियों के द्वारा हम उनको बिना दवाओं के दुष्प्रभाव के, क्योंकि जो दवाइयां दी जा रही है, आज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करें तो कंडक्शन डिफेक्ट्स उससे हो रहे हैं। तो ऐसे ही जो एंटीवायरल ड्रग्स दी जा रही हैं उनके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो उनसे बचना है हमें, प्राकृतिक मेथड्स को अपनाकर हम, और कुछ निरापद आयुर्वेदिक औषधियों को अपनाकर उनसे हम बच सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहला बहुत महत्वपूर्ण है, पानी थोड़ा सा गर्म पिए, नमक के पानी के, गर्म पानी के गरारे करें, भाप सूंघे, अगर कोई भी इस तरह की जुकाम खांसी वगैरह कुछ हो रही है तो ये प्रयोग करें। नियमित रूप से धूप सेवन, विटामिन डी के लिए मैंने बात करी थी कि विटामिन डी के लिए धूप सेवन, तो धूप सेवन का तरीका ठीक करें। अक्सर हम धूप में बैठते हैं कपड़े पहनकर, उससे कोई लाभ नहीं होना है। शरीर पर, त्वचा पर धूप लगेगी तो विटामिन डी का सिंथेसिस होगा। तो जितने कपड़े खोलकर बैठ सकते हैं धूप में, उतने कपड़े खोलकर बैठे। बस सर का ध्यान रखें, सर गर्म नहीं हो, उसके लिए सर पर तौलिया रखकर बैठे।
अभी गर्मी है, ज्यादा गर्म हो रहा है तो गीला तौलिया रख कर बैठे, सर्दी हो तो सूखा तौलिया रख के बैठ सकते हैं। 45 से 60 मिनट सुबह की उगती धूप, शाम की जाती धूप लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो धूप स्नान करें। विटामिन डी सिंथेसिस के अलावा वो हमारे बहुत सारे अन्य रोगों को दूर करने के लिए कीटाणुनाशक, तो जैसे मैंने बताया था विषाणु कीटाणुनाशक भी है धूप स्नान। इसके अलावा वो हमारे मानसिक रोगों को दूर करने में भी सक्षम है। डिप्रेशन, विषाद जो है उसको दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा है धूप स्नान। कैंसर जैसे रोगों में भी, आर्थराइटिस में धूप स्नान का बहुत लाभ है, तो इसका हम भरपूर मात्रा में प्रयोग करें। अभी समय भी है, किसी को जाने की जल्दी भी नहीं है, तो धूप का पर्याप्त मात्रा में हम प्रयोग करें। भाप का मैंने बता दिया, भाप सूंघे। भाप सूंघने के लिए कोई अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कांच की बॉटल ले सकते हैं, क्योंकि जो भगोने में ढक के करते हैं उसमें हमारा दम घुटने लग जाता है तो ज्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं। तो कांच की बड़ी बोतल, शरबत वाली बड़ी बोतल होती है, उसमें उबलता उबलता पानी डाल लें और ढक्कन ढक के तौलिया लपेट के बैठ जाए, ढक्कन उगाड़ के उसकी भाप सूंघे। तुलसी के पत्ते डाल के उसके उबाल के उसकी भाप सूंघ सकते हैं। ऑयल पुलिंग की बात हो चुकी है, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जुकाम खांसी हो रही है तो हॉट फुट बाथ, गर्म पाद स्नान, पैर गर्म पानी में, सर पे ठंडे पानी का तौलिया, 10 मिनट उसमें बैठना है। सर पे ठंडे पानी का तौलिया रख लिया, कुर्सी पर बैठ गया, पैर गर्म पानी में, जितना गर्म सुहाए, कंबल ओढ़ लें इस तरह की, वो पैर भी, बाल्टी भी जो है वो कंबल के अंदर आ जाए। 10 मिनट उसमें बैठना है। तो बीच बीच में थोड़ा वो क्योंकि ठंडा होता रहेगा तो थोड़ा बीच बीच में गर्म पानी उसमें डालते रहें। 10 मिनट उसमें बैठना है, 10 से 15 मिनट। थोड़ा गर्म पानी पी के बैठेंगे तो थोड़ी देर में पसीने आने लग जाएंगे। पसीने के माध्यम से वो गंदगी निकल जाएगी, तो इधर से जो गंदगी निकल रही थी वो दूसरे रास्तों से निकल के साफ हो जाएगी, हमें जल्दी आराम आ जाएगा। ये इसके लिए तो जुकाम खांसी वगैरह के लिए तो अच्छा है ही। ब्लड प्रेशर जिनका बड़ा होता है, जिनको नींद अच्छी तरह नहीं आती है, सर दर्द हो रहा है, तो उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, इसका प्रयोग वो भी कर सकते हैं। हॉट फुट बाथ का, बुखार आ रही है तो गीली चादर लपेट का हम प्रयोग कर सकते हैं, वेट शीट पैक, वो हम आराम से उसमें लेट के गीला कपड़ा पहले, मतलब कंबल बिछाएंगे, 2 कंबल बिछा के ऊपर एक गीली चादर बिछा कर लेट जाते हैं कपड़े खोल के। कोई दूसरा जना पूरे शरीर को गीले कपड़े से ढक देता है, फिर ऊपर ऊनी कपड़ों से ढक देता है, तो थोड़ी देर में अंदर खूब पसीने आते हैं और उससे शरीर का सारा विकार निकल जाता है। विस्तार से किसी को इसके बारे में समझना हो तो अलग से बात कर सकते हैं। बाकी अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो बहुत सिंपल प्रयोग घर पे आराम से कर सकते हैं। नहा लें, सारे बालों को भी गीला कर लें, नहाने के बाद पोंछे नहीं, और बिना पोंछे ऊनी शाल लपेट के आप लेट जाएं, ऊपर से कोई दूसरे 2 कंबल और ओढ़ा दें, तो वो वेट शीट पैक की तरह ही काम करेगा, गीली चादर लपेट की तरह काम करेगा। अंदर खूब पसीने आएंगे, आधा घंटा 1 घंटा उसमें लेटे रहें, उसके बाद उखाड़ के गीले तौली से पूरे शरीर को पोंछ के फिर कपड़े आप पहन लें, तो उससे आपका बुखार भी कम होगा और आपका शरीर का बहुत सारा जो टॉक्सिन्स है वो भी रिलीज हो जाएंगे। तो इन प्राकृतिक चिकित्सा विधियों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए। फिर ये तो चलिए जब हो गई तब की बात है, लेकिन हम स्वस्थ ही रहें। आज जो ये हमारी विकृतियां आ गई हैं जीवन में, हमारी जीवन शैली विकृत हो गई है, तो वापस विकृति से प्रकृति की ओर आए। उसके लिए क्या करना है, क्योंकि हमने, मानव ने प्रकृति का इतना दोहन कर लिया, इतना विकृति पैदा कर ली है कि जितना लाखों वर्षों में प्रकृति का दोहन नहीं हुआ उतना पिछले 100 साल में हो गया। ये ध्यान रखें हमेशा कि प्रकृति हमारी आवश्यकताएं सारी पूरी करने में सक्षम है, लेकिन हमारी इच्छाएं पूर्ति करने का उसमें सामर्थ्य नहीं है। तो अपनी इच्छा पूर्ति का साधन न बनाएं प्रकृति को, जो हमारे लिए वास्तव में आवश्यक है वो हम प्रकृति से लें और उसको वापस लौटाने की भी कोशिश करें। मांगों के स्थान पर जो मिला है उसका शुक्राना करें, शुक्राने से भरें अपने आप को। ये पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत जरूरी है। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन क्या आपने बनाई है? एक अणु ऑक्सीजन का बना सकते हैं। 24 घंटे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, और जब ऑक्सीजन के सिलेंडर लगते हैं, जब किसी को जरूरत होती है, लगभग 400 से 500 रुपए का एक सिलेंडर आता है। ऐसे 4 सिलेंडर हम 24 घंटे में ले लेते हैं। आप सोचिए पूरे जीवन में अब तक कितनी ऑक्सीजन, कितने अरबों खरबों की ऑक्सीजन हम ले चुके हैं। कभी उसके लिए हमने शुक्राना किया? उन वृक्षों का शुक्राना जिनसे ये ऑक्सीजन मिली है, उस भगवान का शुक्राना जिसने ऑक्सीजन बनाई है। आप पानी पी रहे हैं, एक बूंद पानी की आप बना सकते हैं क्या? वो जल 24 घंटे हमें मिल रहा है। जो कुछ हमें मिल रहा है
उसका शुक्राना करेंगे, अगली सांस आ रही है उसका शुक्राना। तो जीवन को शुक्राने से जितना भरेंगे, जितना मुस्कुराहट से भरेंगे, उतना हम विकृति से प्रकृति की ओर आएंगे। ये जो हमने मांग कर अपनी, क्योंकि इच्छा ही हमारे दुखों का मूल कारण है। इच्छा और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं जिनको अभी कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो जितना शुक्रानों से भरेंगे उतना हम प्रकृति के नजदीक आएंगे। फिर जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना है और जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनको ठीक करने के लिए 5 तत्वों को हमें वापस प्रकृति की ओर लौटना है। तो ये ध्यान रखें, इनको भी थोड़ा समझ लें। आकाश तत्व, आकाश तत्व का मतलब है अवकाश, फ्री स्पेस, खाली स्थान। तो अभी आजकल घरों की स्थिति क्या हो गई है, कई लोगों ने अपने घरों को कबाड़ खाना बना लिया, इतने उनमें सामान भर लिए हैं कि कहीं खुली हवा के लिए जगह नहीं है, खुला आकाश नहीं है। उनको कहीं 3x6 की जगह निकालने के लिए कहें तो वो उनके घर में नहीं होगी, ऐसी स्थिति आ रही है। तो व्यर्थ के कबाड़ से खाली करें घर को। ऐसे ही शरीर को खाली करना है कचरे से, उसके लिए है उपवास चिकित्सा। तो उपवास चिकित्सा को सप्ताह में कम से कम 1 दिन हम अगर अपने पेट को खाली रखते हैं तो वो गंदगी को निकालने का काम अच्छी तरह से कर पाएगा, थोड़ा सा उसको रेस्ट मिल जाएगा पाचन तंत्र को। तो उसको खाली करें हम उपवास के द्वारा। नहीं कर सकते हैं, पानी पर नहीं रह सकते हैं, तो रस पर रह जाएं, नींबू पानी शहद पर रह जाएं, उस पर भी नहीं रह सकते तो फलों पर रह जाएं, लेकिन कम से कम कुछ तो आराम दें अपने पाचन तंत्र को। जब फास्टिंग करते हैं आपको बहुत ज्यादा आदत नहीं है, कमजोरी महसूस होती है, तो 2-4 मुनक्के मुंह में रख के चूस लें या शहद का पानी पी लें, अगर डायबिटीज नहीं है तो इस तरह से हम वो प्रयोग कर सकते हैं उपवास का। इंटरमिटेंट फास्टिंग सब कर सकते हैं, 16 घंटे का या 18 घंटे का उपवास रोज किया जा सकता है कि आप शाम का भोजन, जो जैनियों का नियम है सूर्यास्त से पहले भोजन का, बहुत साइंटिफिक नियम है, क्योंकि हमारी जठराग्नि सूर्य के साथ चलती है। जितना आप देर से भोजन करते हैं उतना वो हमारे लिए पाचन उसका करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप जितना जल्दी भोजन करेंगे, अगर शाम का भोजन आपका 5 बजे तक हो जाए और सुबह आप 9-10 बजे आप ले रहे हैं आपका नाश्ता, तो करीब 16 घंटे का, 5 बजे से सुबह 9 बजे तक 16 घंटे का गैप हो जाता है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग। और अगर आप 4 बजे ले रहे हैं और सुबह 10 बजे आप ब्रंच ले रहे हैं, 2 टाइम में आप मील ले लिया आपने, आपका 18 घंटे का फास्ट होगा। तो ये अपने मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। इवन डायबिटीज वालों के लिए भी ये उनके दवाओं से मुक्ति के लिए बहुत अच्छा तरीका है, ये वो प्रयोग कर सकते हैं। बस उसमें दवाइयां आपको कम करनी पड़ेंगी क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं रहेगी दवाओं की। तो उपवास को जीवन के साथ जोड़ें, शरीर को खाली करने के लिए, आकाश तत्व की मात्रा बढ़ाने के लिए उपवास जोड़ें। इसी तरह से वाणी को खाली करने के लिए थोड़ा मौन का प्रयोग करें, व्यर्थ का वार्तालाप, व्यर्थ बोलना बंद करें। और मन को खाली करने के लिए ध्यान का प्रयोग करें, मेडिटेशन, उसको जीवन के साथ जोड़ें। तो आकाश तत्व के बाद दूसरा है वायु। वायु तत्व के लिए खुली हवा में सांस लेना, खुली हवा में शरीर को भी, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने, खुली हवा का स्पर्श पूरे शरीर को होने दें। देखिए अपने चर्म रोग ज्यादातर कहाँ होते हैं, अंडरगारमेंट्स वाले एरिया में, जिनको हवा लगती नहीं है। तो इसलिए उन अंगों को भी हवा लगे। रात्रि को आप अंडरगारमेंट्स पहन के न सोएं, ढीले वस्त्र पहन के सोएं। जहां तक संभव दिन भर भी ढीले वस्त्र पहने ताकि हवा शरीर को भी लगती रहे। प्राणायाम के द्वारा अंदर ऑक्सीजन भरने का, वायु तत्व को अच्छी तरह से प्राण शक्ति के साथ वायु तत्व को अंदर लेने का हम प्रयास करें। बाहर के वातावरण के प्रदूषण को कम करने में मदद करें। वृक्षारोपण जितना कर सकते हैं करें ताकि वायु तत्व को हम अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें। तीसरा अग्नि तत्व में मुख्य रूप से सूरज हमारी अग्नि का मूल स्रोत है, तो धूप स्नान के बारे में बात हो गई है। इसके अलावा गर्म पानी पीना, हॉट फूड बात, ये सब अग्नि तत्व के प्रयोग हैं। और जल तत्व के अंतर्गत जल पीना, स्नान करना, तो स्नान का तरीका ठीक करें। और धरती, जो हमारी धरती माता है, जमीन से हमारा जुड़ाव टूट गया है आजकल। हम धरती से, मिट्टी से पैदा हुए हैं, एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिलने वाला है। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई, हम धरती से दूर हो गए। आज देखिए दिन भर में आपका जमीन के साथ संपर्क कितनी देर रहता है, तो थोड़ा सा जमीन के साथ संपर्क जोड़ें। अभी थोड़ा सा ये पीरियड निकल जाए जहां पर जब आप बाहर घूमने के लिए स्वतंत्र होंगे तो नंगे पैर आप खुले वातावरण में धूप पर घूमे। जमीन से ज्यादा सीधा संपर्क, इसको आजकल एक थेरेपी का नाम दे दिया है, जो सरल से सारे प्रकृति में सारे जीव जंतु
खुले में रहते हैं, आराम से नंगे, कोई जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, सीधा जमीन के संपर्क में रहते हैं। तो वैसे ही ये जमीन से संपर्क हमारा जुड़ा रहे, इसको आजकल ग्राउंडिंग थेरेपी का नाम दे दिया गया है। तो जो सरल सहज स्वाभाविक चीज है, हम जमीन से जुड़े, पृथ्वी तत्व का भी पर्याप्त मात्रा में हमारे जीवन में समावेश करें। मिट्टी का प्रयोग स्नान के लिए भी किया जा सकता है। मड बाथ, जहाँ प्राकृतिक चिकित्सालयों में, योगा में हम देते हैं मड बाथ, तो वहां पर उससे जितनी सफाई होती है उतनी किसी साबुन से सफाई नहीं होती है। तो वो भी मिट्टी तत्व का हम उपयोग कर सकते हैं उस दृष्टि से भी। तो इन प्रकृति के इन पंच महाभूतों का भी अपने स्वास्थ्य को सुधारने में हम उपयोग करें, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करें, हमेशा स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम। अब जिनके कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेज करके, कालानी जी थोड़ा जो एक एक को करके आप अनम्यूट करके आप उनके प्रश्न के लिए आप पूछ सकते। या वो चैट बॉक्स में डाल दें, कोई क्वेश्चन हो ज्यादा बेटर रहेगा। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हाथ वाथ जवाब दे देंगे आपको। ठीक है, मैं चैट बॉक्स को देख लेता हूँ। ऊपर से जो प्रश्न आए हैं उनके जवाब देख के मैं दे लेता हूँ, फिर बाद में और कोई होंगे तो जोड़ते जाएं। कल के कार्यक्रम की एक बहुत अच्छी घोषणा हम करने जा रहे हैं। अभी कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसकी भी अभी आपको जानकारी देंगे हम। कृपया हमारे साथ बने रहिए। तो योग के बारे में पूछा है। एक तो ऑयल पुलिंग की तो बात हो ही गई, कौन से तेलों से करना है। डायबिटीज में क्या दिनचर्या और खान पान रखें। देखिए लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसके लिए अलग से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा मैं बता देता हूँ कि तो कर दे, वो भी करेगा। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की कमी नहीं होती है, कमी होती है हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स की। इंसुलिन रिसेप्टर्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते हैं, तो जो इंसुलिन बन रही है वो अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती है। तो इसलिए थोड़ा हम ध्यान रखें, क्योंकि इसके लिए फिर क्या होता है, जब दवाइयां दी जाती हैं वो जैसे इंसुलिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के बजाय ज्यादा इंसुलिन निकालने का काम ज्यादा करती हैं। तो जब इस तरह का होता है तो उससे दवाओं की वजह से फिर जब अगर हम खाना पीना नहीं लें तो ब्लड शुगर हमारा लो होने की संभावना रहती है। इसके लिए फिर उनको दवाइयां खाना ज्यादा बोला जाता है कि 2-2 घंटे से खाएं। तो ये एक इसकी वजह से फिर एक विशेष साइकिल बन जाती है कि वो 2-2 घंटे से खाते हैं, फिर उनका शुगर लेवल बढ़ता है, दवाइयां बढ़ती है, फिर जब दवाओं से काम नहीं चलता तो इंसुलिन पे लेना पड़ता है। हम जब योगा में आते हैं, वहां पर जो भी स्वास्थ्य साधक डायबिटीज वाले बहुत आते हैं और उनको इतना लाभ होता है उससे कि जब हम वहां जाते हैं उनका आहार कम करते हैं, उनकी दवाइयां कम करते जाते हैं। जैसे जैसे आहार कम करते हैं उस हिसाब से दवाइयां कम करते जाते हैं। 3-4 दिन में जब उनकी दवाइयां पूरी तरह से बंद हो जाती है तो उसके बाद फिर वो उनको हम ले पाते हैं, उपवास के ऊपर भी ले पाते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर को जब रेस्ट मिल जाता है वो प्रॉपरली काम करने लग जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और पेनक्रियाज को भी रेस्ट मिल जाता है, वो प्रॉपर इंसुलिन का सीक्रेशन और इंसुलिन की पोटेंसी ठीक हो जाती है, तो बाहर से किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसे हजारों पेशेंट्स वहां से ठीक होके आते हैं जो जिनको अगर उन्होंने बाद में ध्यान रखा अपना नियमित आहार का और योगाभ्यास का, तो जीवन में कभी उनको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से हम अपने उसको ठीक कर सकते हैं। दस्त से एलर्जी है तो क्या करें। तो दस्त से एलर्जी है तो प्राणायाम करिए, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, सारी एलर्जी दूर होंगी। एसिडिटी की वजह से पैरों में जलन होती है, क्या करें। देखिए उसका बहुत बड़ा कारण हमारा एक तो नर्व सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से होती है। तो नर्व सर्कुलेशन प्रॉपर हो उसके लिए भी आप नियमित जो हाथों पैरों के व्यायाम है वो नियमित रूप से करें और प्राणायाम पूरा करें। खाने में थोड़ा सलाद और अंकुरित अन्न का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करें। मिट्टी से सफाई किस प्रकार होती है। मिट्टी हमारे गंदगी को निकालने का बहुत बड़ा काम करती है। मिट्टी में गंदगी को शरीर से खींचकर निकालने की अद्भुत क्षमता है जो किसी और चीज में नहीं है, और इसका मैंने सफल प्रयोग क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसी बीमारियों में भी किया है, जहां ऑपरेशन के बाद भी वापस से हो जाता है।
और वो मिट्टी के प्रयोग के द्वारा ठीक हो गए। तो ऐसे ही कोई भी नासूर हो रहा है, इवन आपके फिस्टुला हो जाता है, उनमें मिट्टी का प्रयोग उस गंदगी को निकालकर उस वुंड को हील करने में बहुत मदद करता है। तो मिट्टी का प्रयोग हम आराम से कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, पेस्टिसाइड वाली नहीं होनी चाहिए। उसको छानकर धूप में थोड़े दिन रख कर उसका साफ करने के बाद फिर आप उसको गीली करके 1-1.5 इंच मोटी पट्टी लगाकर, जहां भी समस्या वहां लगाकर कर सकते हैं। क्या बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, सबको पढ़ पाना ही संभव नहीं हो पा रहा है। एंजाइटी और पैनिक अटैक्स में क्या आप कहें तो डॉक्टर साहब आपका नंबर शेयर कर लें, कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये सारे प्रश्न तो हो नहीं पाएंगे। हाँ नहीं, सही बात है, समय की मर्यादा है। तो डॉक्टर साहब के नंबर एक बार मैं बोल देता हूँ आपको, सभी को आप व्यक्तिगत रूप से भी बात कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। समय का थोड़ा ध्यान रख लें जब बात करें, क्योंकि हमारे और सत्संग का भी रहता है, सुबह योग का भी रहता है। तो सुबह 9 बजे से 11 बजे से 3 बजे के बीच में, और शाम को 8 से 9 के बीच में, 8:30 से 9:30 के बीच में आप फोन करके बात कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब के नंबर में बोल देता हूँ। डॉक्टर साहब के नंबर एक बार आप नोट कर लें और फिर एक बार आप बात कर सकते हैं। 94142 07371। शेयर कर दिया मैंने चैट पे। तो आपने बहुत बढ़िया। और इससे पहले कि मैं ये नंबर आर के साहब को बुलाऊं, मैं अंकित खंडेलवाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो पधारें और कल के कार्यक्रम की जानकारी दें। और उसके बाद डॉक्टर आर के साहब आएंगे, आर के शर्मा साहब, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। अंकित खंडेलवाल। थैंक यू वेरी मच कालानी जी भाई साहब। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों, ठोकर न मार पत्थर नहीं हूं मैं, हैरत से न देख मंजर नहीं हूं मैं, तेरी नजरों में मेरी कोई कदर नहीं, मेरी माँ से पूछ उसके लिए क्या नहीं हूं मैं, मेरी माँ से पूछ उसके लिए क्या नहीं हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित खंडेलवाल राजेश कालानी फाउंडेशन द्वारा आयोजित होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम एक शाम माँ के नाम के लिए आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। यह कार्यक्रम कल दिनांक 10 मई 2020 को शाम 5 बजे फेसबुक पर लाइव होगा, जिसे आप सभी लाइव देख सकते हैं। आप सभी को फेसबुक पर एक शाम माँ के नाम फेसबुक पेज पर जाना है और वहां इस कार्यक्रम को देखना है और वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होकर भारत के नाम एक गौरव और जोड़ना है। जी हाँ, राजेश कालानी फाउंडेशन कल एक इतिहास लिखने जा रही है। कल हम सभी को मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट करना है और भारत के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इस कार्यक्रम में हेमा मालिनी जी, जयप्रदा जी, पुणे से 20,000 बच्चों की मां सिंधु ताई जी, वीणा मोदानी जी, आरजे कार्तिक जिनके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स पूरे विश्व में हैं, साथ में कवि हरीश हिंदुस्तानी जी, आप सभी से रूबरू होने के लिए लाइव आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कल मुलाकात करेंगे शाम 5 बजे एक शाम माँ के नाम फेसबुक पेज पर, प्रेजेंटेड बाय राजेश कालानी फाउंडेशन। मैं अंकित आप सभी का इंतजार करूंगा कल के इस खास कार्यक्रम में, एक शाम माँ के नाम। थैंक यू वेरी मच अंकित। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर आर के शर्मा साहब से, और उनको खुद को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने ऐसी शख्सियत, जिनके कुछ लोग पूछ रहे थे कि उनका परिचय क्या, हालांकि हम डॉक्टर साहब सलील माहेश्वर जी का परिचय करा चुके हैं, फिर भी मैं एक लाइन में बता दूं कि आप चीफ मेडिकल इंचार्ज है योग ग्राम पातंजलि हरिद्वार के। और अब डॉक्टर आर के शर्मा साहब। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर आर के शर्मा आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम में उपस्थित होकर के और हमें आशीर्वाद दिया। शब्द नहीं है मेरे पास इन 2 संतों का मैं किस प्रकार से अभिनंदन करूं, धन्यवाद ज्ञापित करूं। मुझे याद आ रहा है कि वर्तमान में मैंने अभी रामायण का पठन किया था
और आज धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मुझे बाबा तुलसी का आश्रय लेना पड़ रहा है। उत्तरकांड में ये पूछा गया कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है और सबसे बड़ा दुख कौन सा है। 7 प्रश्न थे, उसमें 2 प्रश्न ये भी थे। तो एक चौपाई के रूप में बाबा उत्तर दिलवाते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, संत मिलन सम सुख जगनाही। जो दरिद्रता आहार विहार विचार व्यवहार और संस्कार की है, उस दरिद्रता के कारण जो संकट आज हमारे विश्व में है, हमारे परिवारों में है, हमारे को व्यक्तिगत रूप से उसे हमें देखना पड़ रहा है, उससे किस प्रकार, उस दरिद्रता से हम किस प्रकार उभरे, इसके लिए भाई सुरेश कालाने जी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और डॉक्टर सलील माहेश्वरी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप दोनों ने हम सब लोगों को इस दरिद्रता से मुक्त होने के जो टिप्स बताए, कालानी जी माध्यम बने हैं और डॉक्टर साहब ने हमें अपने वाणी से इन सब चीजों को बताया है। मैं पुनः आप सभी लोगों का और जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का, कैलाश जी शर्मा हैं, हमारे प्रोफेसर रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, आरबी अजमेरा साहब हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका नाम लूंगा तो मैं शायद पूरी लिस्ट मुझे पढ़ के सुनानी पड़ेगी। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और कालानी साहब को धन्यवाद देता हूं कि पुनः अगर हमें इस प्रकार के कार्यक्रम की आवश्यकता पड़े तो आप हमें आशा रखते हैं कि आप सहयोग और सहायता और मार्गदर्शन देके और इस प्रकार सब लोगों के उत्थान के लिए, समाज के व्यक्तियों के लिए हमें आप लाभान्वित करवाते रहेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आर के शर्मा साहब, और विशेष रूप से धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आर के शर्मा साहब के सौजन्य से हम डॉक्टर साहब को ले भी आते, लेकिन यदि आप सब नहीं आते तो शायद ये बात नहीं होती। और डॉक्टर साहब करीब 450 से ऊपर परिवार और इसके अलावा फेसबुक पे कितने लोग ने आपकी इस कार्यक्रम को देखा, उन्हें हम उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और कल मिलते हैं शाम को 5 बजे एक शाम माँ के नाम कार्यक्रम में। धन्यवाद। आभार आपका, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके मुझे इतने लोगों के साथ रूबरू होने का मौका दिया। आभार गुरुजी का, जिन्होंने भीतर बैठकर ये कार्य करवाया। आभार आर के शर्मा जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की प्रेरणा दी। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक्स अ लॉट। ओके सर।